नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बड़ी व्यस्तता की वजह से बहुत समय तक वीडियो नहीं बना पाए। आज दोबारा से इस चैनल की शुरुआत करते हैं और वीडियो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि इस समय 10वीं और 12वीं के बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं। दिसंबर भी आधा निकल चुका है और बच्चे पूरी तरीके से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर बहुत परेशान भी हैं। उनके मन में बहुत सारे सवाल भी हैं, उनके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं कि बोर्ड एग्जाम्स कैसे होंगे, क्योंकि पिछले 2 साल में बोर्ड एग्जाम्स हुए नहीं। और ये बच्चे शायद पहली बार जो 12th में है वो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और 10th वाले बच्चे तो पहली बार ही दे रहे हैं। तो उनके मन में कई सारे सवाल भी हैं, कई सारी चिंताएं हैं कि क्या करना चाहिए। तो सोचा क्यों ना आज जब दोबारा वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं तो उन्हीं बच्चों से बात की जाए। तो आज का जो विषय है वो 10वीं और 12वीं के बच्चों से जुड़ा हुआ ही है और उन बच्चों से ही बात करने के लिए आज ये वीडियो मैंने बनाई है। इसमें उन कॉमन जो समस्याएं बच्चों के सामने आती हैं उन समस्याओं पे हम बात करेंगे और उन समस्याओं के समाधान पर भी हम बात करेंगे, ताकि बच्चों के मन से जो एग्जाम का डर है वो निकल जाए और वो अपने एग्जाम के लिए तैयारी में पूरी तरीके से मन से जुट जाएं और बहुत अच्छा रिजल्ट बना पाएं। तो चलिए बहुत समय खराब किए बिना सीधे शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। तो हम बात करेंगे समस्याओं पे और उनके समाधान पे। एक बहुत ही कॉमन समस्या है बच्चों के मन में। लगभग हर बच्चा ये बात कहता है। ये दिन भर में कई बच्चों से मिलना होता है, 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों से, जिनके मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि दिसंबर आ चुका है, दिसंबर भी आधा निकल चुका है और अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, अभी तक हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, ना ही टर्मिनल का एग्जाम्स का रिजल्ट अच्छा था और ना ही हाफ ईयरली का रिजल्ट अच्छा है। तो बहुत सारा डर उनके मन में भरा हुआ है कि कैसे फाइनल एग्जाम की तैयारी हो पाएगी और कैसे हमारा रिजल्ट बन पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले एक बात आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने वो बात सुनी होगी ना कि समय के साथ बुरी बात यह है कि बहुत कम बचा है, पर अच्छी बात यह है कि अभी भी बचा है। कहने का मतलब ये कि समय अभी भी निकला नहीं है। आज भी अगर आप पढ़ना शुरू करें और लगातार अपने एग्जाम तक कंटिन्यूटी बना के रखें, बहुत अच्छा रिजल्ट आप बना सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मतलब दिसंबर से लेकर मार्च जो आपका एग्जाम का टाइम पीरियड होता है, जो 2.5-3 महीने का समय होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है आपकी पढ़ाई के लिए। अगर आपने अभी तक भी पढ़ाई नहीं की है तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आप आज से पढ़ना शुरू करें, आप कल का इंतजार नहीं करें। और ये डर मन से निकालने की कैसे तैयारी होगी, कैसे हम एग्जाम दे पाएंगे, हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है या टाइम बहुत कम बचा है, इन सब चीजों को उलझने से बेहतर है कि सीधे सीधे पढ़ाई करना शुरू करें। क्योंकि आप यकीन मानिए, मेरा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस कहता है, 10 साल से टीचिंग फील्ड में हूं, कि अगर बच्चे आज से भी यानी दिसंबर के टाइम से भी पढ़ना शुरू कर देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। यानी कि आप अभी 90% तक भी पहुंच सकते हैं। बस पढ़ना शुरू कीजिए और बाकी की सारी बातें दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप यही सोचते रहे कि टाइम कम बचा है, टाइम कम बचा है, टाइम कम बचा है, तो ये टाइम धीरे 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 करके और भी कम होता जाएगा और आपकी जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ती जाएंगी। इसलिए अभी भी चिंता का कोई विषय नहीं है, बहुत पर्याप्त समय हमारे पास मौजूद है। केवल पढ़ना आज से शुरू कर दीजिए और हर विषय को समय दीजिए। पढ़ना शुरू करें और उन सारे विषयों पर समय दें जिन विषयों पर आपको लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रही। पढ़ना शुरू कर दें आज से ही। यह पहला सजेशन है आपके लिए, आपकी चिंता को दूर करने के लिए कि समय बहुत सारा बचा। यकीन मानिए, समय बहुत सारा बचा है। बीइंग ए टीचर में यह बात आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारा समय आपके पास बचा है। बस आप आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, दूसरी कॉमन प्रॉब्लम, और ये शायद हर स्टूडेंट की होती है अपनी स्टूडेंट लाइफ में, कि सर कुछ याद ही नहीं रहता। याद बहुत करते हैं पर याद नहीं रहता, बहुत याद करते हैं पर भूल जाते हैं। इसका एक ही समाधान है। जैसे आप कोई मूवी देख के आते हैं, आप थिएटर में मूवी देखने गए हैं और उस मूवी की स्टोरी जो होती है वो आपको 1 साल बाद 2 साल बाद भी याद रहती है। कोई आपसे पूछे कि उस मूवी में क्या स्टोरी थी, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। हजारों गाने हैं, आपने सैकड़ों हजारों गाने सुने होंगे, लेकिन फिर भी आपको हर गाने के लिरिक्स याद होती हैं। आप गाना सुनते हैं, 2-4 बार गाना सुन लेते हैं तो आपको गाना याद ही हो जाता है हमेशा के लिए। और फिर कभी भी वो गाना आपके सामने आता है या कभी भी आप उसको गुनगुनाना चाहते हैं तो आप उसको एज इट इज गा पाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है?
आपको गाना क्यों याद रह जाता है, आपको वो मूवी की स्टोरी क्यों याद रह जाती है? इसका एक ही कारण है कि आपका पूरा ध्यान उस मूवी पर था या आपका पूरा ध्यान उस गाने पर था। आपने पूरी एकाग्रता के साथ उस मूवी को देखा था, आपका पूरा फोकस केवल मूवी पर था, आपका पूरा फोकस केवल गाने पर था। इसीलिए आपको गाना याद हो जाता है, इसीलिए आपको मूवी की स्टोरीज याद हो जाती हैं। लेकिन जब स्टडी की बात आती है तो स्टडी के समय आपके कान में हेडफोन भी लगा हुआ है, आप गाने भी सुन रहे हैं, आपका ध्यान, आपका मन कहीं और भी भटक रहा है और सामने बुक भी रखी हुई है। यानी 3-4 जगह पर आप डिस्टर्ब होते हैं और फिर आप पढ़ाई करते हैं। और जिस वजह से जो आप याद करते हैं वहां आपका मन पूरी तरीके से नहीं लग पाता, आप एकाग्रता के साथ नहीं पढ़ पाते और यही कारण है कि आप बार बार भूल जाते हैं। एक बार वैसे ही पढ़कर देखिए जैसे आप मूवी में मन लगाते हैं, जैसे आप गाने सुनने में मन लगाते हैं या किसी और इंटरेस्टिंग चीज में आपका मन लगता है और आप हमेशा के लिए उस चीज को याद कर लेते हैं। एक बार स्टडी वैसे करके देखिए, अगर फिर याद ना हो तो कहिएगा। मन लगाइए पढ़ाई में, मन लगाइए उन सब चीजों में जिससे आपको लगता है कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन जब भी पढ़ने बैठे तो केवल और केवल पढ़ाई करनी है, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर ध्यान यहां वहां हुआ तो फिर हमेशा की परेशानी ये बनी ही रहेगी कि आप याद करेंगे और आप भूल जाएंगे। इसलिए भले ही टाइम बहुत ज्यादा आपके पास नहीं बचा है, लेकिन अगर अभी भी आप ध्यान से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको कोई भी आंसर माइंड से निकलेगा नहीं। आप हमेशा पूरे आंसर याद रख पाएंगे और आप एग्जाम तक याद रख पाएंगे। और मेरे हिसाब से तो जब मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मैं जो चीजें पढ़ा देता हूं एक बार, वो मुझे हमेशा याद रहती है, कारण कि पूरी ईमानदारी से, पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाया होता है और पढ़ा होता है। एक बार आप इस फॉर्मूले को अपना के देखिए कि जैसे मूवी में मन लगाते हैं वैसे अपनी किताब में मन लगा के देखिए। कम पढ़िए लेकिन इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। इंटरेस्ट होगा तो आपको याद होगा ही होगा, ये पक्की बात है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मैंने कई बच्चों को ये बात समझाई है और उसका रिजल्ट मुझे बहुत पॉजिटिव मिला है, इसलिए आज आपसे ये बात मैं कर रहा हूं। एक और बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ कि बच्चों को अपने मेन सब्जेक्ट्स में बहुत दिक्कत होती है। जैसे मैथ्स में बच्चों को दिक्कत है, फिजिक्स में दिक्कत है, इंग्लिश में दिक्कत है, साइंस में दिक्कत है, अकाउंट्स में दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है बच्चों के सामने। लेकिन ये तो मेन सब्जेक्ट है ही ना। बच्चे बोलते हैं सर ये समझ में नहीं आता, मैथ समझ में नहीं आ रही है, सर फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, या साइंस समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश तो सर बहुत टफ लगती है। ऐसे कई सारे सवाल बच्चों के मन में होते हैं। लेकिन देखिए, मेरा जो सजेशन हमेशा ही बच्चों को होता है वो यही होता है कि जिन सब्जेक्ट्स में आपको डर लग रहा है, जिन सब्जेक्ट्स में आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट टफ है, आपसे नहीं बनते हैं, तो आप उस पर अधिक से अधिक समय खर्च करते हैं और इस अधिक से अधिक समय खर्च करने की वजह से आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मेरा हमेशा सजेशन ये होता है कि जिन सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत है, जिन सब्जेक्ट्स में आपको परेशानी है और आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप पहले ये प्रयास करें कि आप उस सब्जेक्ट में पास होने तक पहुंचे। क्योंकि हर किताब में हर एग्जाम का पैटर्न ऐसा ही होता है कि उसमें कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे आते हैं कि जो बहुत ही इजी टाइप होते हैं, जो हर बच्चे से बन सकते हैं। तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चन पे फोकस कीजिए जिनसे आप कम से कम उस सब्जेक्ट में पास होने की स्थिति में आ जाएं। उन चैप्टर्स पे फोकस कीजिए ताकि उन चैप्टर्स की वजह से आप कम से कम पास हो जाएं। अगर आप एक बार पास होने की स्थिति में आ गए तो आपका डर खत्म हो जाएगा। अधिक से अधिक समय आप उन विषयों को दीजिए जो विषय आपको बहुत अच्छे से बनते हैं और जिन विषयों में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप अगर उनमें अधिक समय देंगे तो आपका रिजल्ट आपकी उम्मीद से बेहतर आएगा उन सारे विषयों में जो विषय आपको बहुत अच्छे से आते हैं। और जिस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं, आप अपने पसंदीदा विषयों से उन नंबर्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरा फोकस उसी सब्जेक्ट पे किया जो आपसे नहीं बन रहा है, तो शायद इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स है जो आपसे बन सकते थे, आप उन पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे और उसमें भी आपका रिजल्ट कम हो सकता है। तो मेरा हमेशा एक ही सजेशन होता है कि जिस विषय में दिक्कत है उसको इतना कवर करें कि वो पास होने की स्थिति में कम से कम आप आ जाएं और बाकी विषयों में स्कोरिंग करने का आप टारगेट लेके चलें कि बहुत अच्छा स्कोर करना है। और जब वो विषय कवर हो जाएं तो इस विषय पर जिसमें दिक्कत है उस पर और अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास करें। लेकिन बहुत समय उस पर खराब करने की जगह आप उन विषयों को देखें, उन टॉपिक्स को देखें जो टॉपिक्स इजी हैं, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको लगता है कि पेपर में आ सकते हैं और आपसे बन सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स चुनिए, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। आप ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान दीजिए, कुछ टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए, डेफिनेटली आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट बचते हैं उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिए ताकि आपका रिजल्ट जो है, जो एक सब्जेक्ट की वजह से बिगड़ने की उम्मीद थी वो ना बिगड़े और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बन जाए।
एक और टॉपिक है बच्चों के सामने, वो ये कि सर राइटिंग खराब है, डायग्राम नहीं बनते हैं। तो देखिए, राइटिंग इज एन आर्ट, राइटिंग एक कला है, डायग्राम बनाना, पेंटिंग करना एक कला है, और सारी कलाएं हर बच्चे के अंदर हो ये संभव तो नहीं है। तो बहुत इसके बारे में भी आपको टेंशन नहीं करनी कि राइटिंग खराब है या डायग्राम बनाना नहीं आता। आप फिलहाल इतना समय हमारे पास है नहीं कि हम राइटिंग की प्रैक्टिस भी अब करने बैठे या डायग्राम की प्रैक्टिस करने बैठे। फिलहाल इतना कर लीजिए कि आप इतना साफ लिख पाए कि सामने वाला जो कॉपी चेक करने वाला है वो पढ़ सके। बहुत सुंदर राइटिंग की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना हो जाए कि जो आपने लिखा है वो सामने वाले को समझ में आ जाए, इतना कर लें। क्योंकि बहुत बच्चों की राइटिंग तो इतनी ज्यादा खराब है कि क्या लिखते हैं आधे घंटे बाद वो खुद ही नहीं पढ़ पाते हैं। यहां दिक्कत है, यहां नंबर कटने की संभावना है। इसीलिए बस इतना प्रयास करें कि जो आप लिख रहे हैं वो कम से कम उस कॉपी चेकर को समझ में आ जाए। इतना भी अगर आप कर पाए तो आपकी राइटिंग अच्छी है। डायग्राम, उन डायग्राम्स पर मेनली फोकस कर लीजिए जो आपके पेपर में आने की संभावना आपको सबसे ज्यादा दिख रही है। बस बहुत ज्यादा पेंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा समय इन चीजों पे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। राइटिंग पे इतना कर लें सामने वाले को समझ में आ जाए, और अगर आपकी राइटिंग इतनी है कि सामने वाले को समझ में आ जाता है देन इट इज गुड, बहुत अच्छी राइटिंग है। बहुत ज्यादा इसमें समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। इससे बेहतर है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को, आप मैक्सिमम आंसर्स को याद करें, मैक्सिमम आंसर्स की आप प्रैक्टिस करें, राइटिंग प्रैक्टिस करें, और कोशिश करें कि जो आप लिख रहे हैं वो सटीक हो। बस अगर आप इतना कर पाए डेफिनेटली आपका नंबर जो हम राइटिंग पर नहीं कटेंगे, डायग्राम्स पर नहीं कटेंगे, आप अच्छा रिजल्ट बना पाएंगे। और एक और बस लास्ट बात आपसे करना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट हर बच्चा रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचता है, एग्जाम के बारे में कम। यानी कि उसकी चिंता रिजल्ट को लेकर है, एग्जाम को लेकर नहीं है। देखिए, पहले तो एग्जाम आने वाले हैं मार्च में या फेब में, तो हम उस पर ज्यादा फोकस करें क्योंकि रिजल्ट तो काफी लेट आएगा, मई के आसपास रिजल्ट आता है। तो जो चीज लेट होनी है उस पर हम ज्यादा फोकस क्यों करें। हमारा मेन फोकस होना चाहिए किस पर, हमारे एग्जाम्स पर। यानी जो हमारी प्रायोरिटी है वो हमारी एग्जाम्स होने चाहिए, ना कि रिजल्ट। आप अगर रिजल्ट की चिंता करेंगे तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको फिर वही चिंता सताएंगी, टाइम कम है, राइटिंग खराब है, टॉपिक समझ में नहीं आ रहे, बहुत सारी चिंता होगी। इसीलिए रिजल्ट माइंड से निकालिए, क्योंकि देखिए रिजल्ट तो बनना ही है। आप एग्जाम देने जाएंगे तो भी रिजल्ट बनेगा, आप एग्जाम देने नहीं जाएंगे तो भी अब आपका रिजल्ट तो बनना ही है, क्योंकि अब आपका नॉमिनेशन तो हो ही चुका है। रिजल्ट तो बनना ही है, आप एग्जाम देने जाएंगे तो भी और एग्जाम देने नहीं जाएंगे तो भी। अब चूंकि हमें मालूम है कि एग्जाम देने जाना ही है, तो क्यों ना एग्जाम बहुत बेहतर तरीके से दिए जाए, एग्जाम में अपना 100% दिया जाए। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, एक ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है या एक सजेशन आप ये समझ लीजिए कि आप अपने रिजल्ट की चिंता दिमाग से निकाल दीजिए। और यही रिक्वेस्ट मैं टीचर से और पेरेंट्स से भी करना चाहूंगा कि बच्चों के ऊपर रिजल्ट का बिल्कुल भी प्रेशर ना डालें। बच्चों पर बस इतना ध्यान रखें कि वो पढ़ाई कर सके। रिजल्ट तो बनेगा ही, अगर अच्छी पढ़ाई हो गई मार्च तक तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाएगा। पर अगर रिजल्ट की चिंता की वजह से पढ़ाई कम हुई और रिजल्ट की चिंता की वजह से अगर बच्चा डिप्रेशन में चला गया तो फिर नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए प्रायोरिटी पे एग्जाम्स रखिए, रिजल्ट को भूल जाइए, क्योंकि जैसा भी रिजल्ट आएगा वो तो आना ही है। इसीलिए मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए, अपने माइंड से रिजल्ट की चिंता निकाल दीजिए, रिजल्ट बहुत 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 अच्छा बनेगा। तो दोस्तों, ऐसी और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के साथ। टाइम प्रॉब्लम क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इन सारे विषयों पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, उन सभी बच्चों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जो बच्चे 10th और 12th की या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको इस टाइप की चिंताएं मन में बसी हुई हैं, उनको इस प्रकार की चिंताएं सता रही हैं, परेशान कर रही हैं। तो ये वीडियो उन तक पहुंचाएं। बहुत समय के बाद वीडियो बनाइए। अगर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी अगली वीडियो में हम मिलेंगे, और इसी तरीके से आपको मैं गाइड करता रहूंगा ताकि आपका जो रिजल्ट है वो आपके माइंड से निकले, आप अपना पूरा फोकस एग्जाम पे करें, क्योंकि अगर एग्जाम पर आप फोकस करेंगे तो जो आपका रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली अच्छा ही बनेगा। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार हमें इसी तरीके से सहयोग करते रहें। थैंक यू वेरी मच।